वेलकम टू द चैनल पीपल टीचर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। और ये जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो हमारे 18 सितंबर 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें सीटीपी पार्ट से होंगे। सीटीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के पार्ट से जो है देखेंगे कि किस तरह से सीटीपी के क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे। इस तरह से ये क्वेश्चन पेपर है यहाँ पर 18 सितंबर 2016 का प्राइमरी लेवल के लिए सीटेट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा ये जो होती है 2016 का ये आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया जा रहा है सीटीपी पार्ट के लिए। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड, जिसमें कहा जा रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो वाइगोत्स्की ने कौन से जो है विधि को जो है बताया है आकलन के लिए। तो वाइगोत्स्की का कहना था सहयोगी प्रोजेक्ट विधि के बारे में इन्होंने आकलन के बारे में बताया है। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है वाइगोत्स्की को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब। तो इस तरह से वाइगोत्स्की के बारे में अगर हम जानना चाहें तो वाइगोत्स्की ने सोशियो कल्चर थ्योरी दी है यहाँ पर, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे जो है समाज के साथ में या अपने पेयर ग्रुप के साथ में इंटरेक्शन के साथ में जो है सीखते हैं। जब अब वो अपने पेयर ग्रुप से या फिर सोसाइटी से जो है इंटरैक्ट होते हैं तो उनकी सोच, उनके व्यवहार में जो है निरंतर बदलाव देखने को मिलते हैं। इस तरह से जो है उनका संज्ञानात्मक विकास होता है, जिसके कारण अगर हम आकलन करना चाहें बच्चों का तो सहयोगी प्रोजेक्ट विधि के द्वारा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि शिक्षक को क्या करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो यहाँ पर बच्चों से बातचीत करनी चाहिए शिक्षक को और उनके दृष्टिकोण को, उनकी सोच को जो है महत्व देना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि असेसमेंट कब पर्पसफुल रहता है, जब जो है इसमें फीडबैक दिया जाए, विद्यार्थी तथा शिक्षक को जो है फीडबैक प्राप्त होता है, तब जाके असेसमेंट जो है पर्पसफुल होता है। तो इस तरह से यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि इससे विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को प्रतिपुष्टि प्राप्त हो। तो आकलन का उद्देश्य ही होता है कि हम शिक्षक और विद्यार्थियों को उसके बारे में फीडबैक जो है प्रदान करें। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एनसीएफ से किया जा रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है। तो एनसीएफ ने बताया है कि शिक्षक जो है, टीचर जो है एक तरह से फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है बच्चों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, रिसर्च से अनुसंधान सुझाते हैं एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षा विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है। तो जिस तरह से जो है टीचर अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखती हैं, उसी तरह से जो है बच्चे की लर्निंग होती है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो एक टीचर का एक्सपेक्टेशन रखना जो है बच्चों की लर्निंग पर गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को के शामिल करने का मतलब हो जाता है कि शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारण परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे वो होते हैं जो किसी एक विशेष आवश्यकता होती है उनको, यानी कि जिसमें जो है डिसेबल चाइल्ड आ जाते हैं, तो उनकी टीचिंग के लिए कोई ना कोई जो है विशेष उपकरण चाहिए होता है जिससे हम उनको जो है फैसिलिटेट कर सकें। इस कारण हमें अपने दृष्टिकोण में, विषय वस्तु में और अपनी धारणाओं में परिवर्तन करना होता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड का ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। तो इसको हम CWSN भी कहते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। तो एक क्लास ऐसी है जहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर एक पृष्ठभूमि के बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं। तो इस क्लास में जो है विद्यार्थियों के अनुभव
या फिर अधिगम में जो है बढ़ोतरी होती है। ये स्टेटमेंट आपको जो है बताना है सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत तो नहीं होगा, जहाँ पे हर एक फील्ड के बच्चे होंगे, बाय न वाय वेरियस बैकग्राउंड से बच्चे होते हैं, जैसे कि उनकी सामाजिक दशा अलग होगी, आर्थिक दशा अलग होगी, अलग-अलग कल्चर के बच्चे होंगे, तो वहाँ पर ये फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी आ जाती है। तो बच्चा हर एक सामाजिक स्तर को जानता है, आर्थिक स्तर को जानेगा और जो है कल्चरल लेवल को जानेगा। तो ये स्तर जो है सही माना जाएगा क्योंकि इससे जो है बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि जब हर एक जो है बैकग्राउंड का बच्चा होगा तो वहाँ पर जो है बच्चे अलग-अलग तरह के कौशलों को सीखेंगे। तो यहाँ पर विविधता होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुनने में असमर्थ बच्चा, तो हियरिंग इम्पेयरमेंट जो चाइल्ड होगा उसके लिए क्या करना चाहिए यहाँ पर? तो उसे एक नियमित विद्यालय में हम रख सकते हैं। वो बहुत अच्छा कर सकता है यदि हम उसे कुछ सुविधाएँ दें और साधन उपलब्ध कराएँ। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि सुनने में असमर्थ अगर चाइल्ड है, तो उसे हम नियमित कॉलेज में डाल सकते हैं, रेगुलर स्कूल्स में, अगर हम उसे थोड़ी-सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दे दें तो। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ पर। तो ये जो बात कही जा रही है यहाँ पर वो समावेशी शिक्षा की बात कही जा रही है। इंक्लूसिव एजुकेशन है जिसमें हम हर तरह के चाइल्ड को जो है बराबर मौका देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? प्रतिभावान विद्यार्थी जो होते हैं वो यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का मतलब हो जाता है कि वो उनकी जो थिंकिंग होती है, वो डाइवर्स होती है, वो चारों दिशाओं में सोचते हैं, इसलिए उनको अगर चुनौतीपूर्ण जो है गतिविधियाँ नहीं मिलती हैं, तो वो जो है मोटिवेटेड नहीं फ़ील करते हैं, वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं क्लास में। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। एक शिक्षिका अपने क्लासरूम में इफ़ेक्टिव लर्निंग कैसे करा सकती है? अधिगम में छोटी-छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, ड्रिल एवं अभ्यास कराकर, या फिर अपने विद्यार्थियों की प्रतियोगिता को प्रोत्साहन में रखकर, या फिर जो है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित कर कर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि जो विषय वस्तु होगी उसको जो है विद्यार्थियों के जीवन से संबंधित किया जाएगा, जिससे कि बच्चों की लर्निंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? बच्चे के बारे में दिया गया है कि बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, जो कि रॉन्ग हो जाता है। बच्चे जो है एक्टिव पार्टिसिपेटर होते हैं। बी ऑप्शन आ जाता है कि समस्या समाधान करता होते हैं, ये भी करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि जो है प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं बच्चे, और वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं, ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। जिसकी बात प्याजे करते हैं कि बच्चा जो है बचपन से ही छोटा नन्हा वैज्ञानिक होता है। डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन को छोड़कर बाकी सारे करेक्ट हैं यहाँ पर, इसलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, विद्यार्थी के संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी रहती है? फर्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपना अपनेपन अपने आप समझा लेना, या फिर बी ऑप्शन है यहाँ पर कि याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों को गलत विचारों को सही विचार में बदलना, या फिर सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो संप्रत्यय के लिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है यहाँ पर कि हम स्टूडेंट्स को वेरियस जो है कई सारे जो है उदाहरण देते हैं, कई सारे एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं, ताकि बच्चे की जो है लॉजिक जो है क्रिएट हो सके, उसकी लॉजिकल थिंकिंग को बढ़ावा दिया जा सके। सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाता है, जिससे कि वो अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर पाता है यहाँ पर लॉजिक्स के थ्रू।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। कौन से वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं? जहाँ पर संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण हैं। बी ऑप्शन आ जाता है कि जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होगा। ये ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक एकाधिकार की बात की जा रही है। सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि जहाँ मूल रूप से पढ़ने, लिखने तथा गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित किया जाएगा, बल दिया जाएगा। ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि इसमें सिर्फ गणित के जो है संज्ञानात्मक कौशल की बात की जा रही है। द डी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर कि जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थी जो है निष्क्रिय होते हैं, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। हमें बच्चे को जो है एक्टिव पार्टिसिपेट कराना होता है, जिसमें से जो है ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है प्रभावी वातावरण के लिए, जहाँ पर उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी बच्चे की, और वो अनुभव करेंगे, और यही जो है महत्वपूर्ण जो है माना जाएगा क्लासरूम में। ए ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक बच्चा खिलाड़ी खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। तो एक बच्चे ने खिड़की से देखा कि कौवा उड़ रहा है, तो उसने कहा एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? तो यहाँ पर बच्चे के लिए क्या पता चलता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित रहती हैं। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। सी ऑप्शन है यहाँ पर कि बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है? तो सबसे पहले जो है बच्चा यहाँ पर पक्षी का प्रत्यय जान चुका है, और साथ ही साथ उसने जो है अपने अनुभव को बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का उपयोग किया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे इसमें नहीं काउंट होगा, क्योंकि पहले से जो है उसकी स्मृतियाँ नहीं भंडारित होती हैं, जबकि सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, जिसके लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो बच्चा सीखता है सोशलाइजेशन के थ्रू, अपने समाज से सीखता है, अपनी फैमिली से सीखता है, तब जाके वो हर एक चीज़ के बारे में जानकारी एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है 15 नंबर पे, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। तो यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जा रही है। इसके लिए टीचर को चाहिए कि वो बच्चे को जो है इंटरनली मोटिवेट करें, जिसके लिए टीचर यहाँ पे कह सकती हैं कि इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो यहाँ पर बच्चा जो है इंटरनली मोटिवेट होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इसको कहते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकेगी? तो यहाँ पे शिक्षिका को चाहिए कि वो व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करे और उसमें जो है निपुणता पाने में उन्हें मदद करे। तो यहाँ पे टीचर को एज अ फैसिलिटेटर वर्क करना चाहिए बच्चे के लिए, आंतरिक रूप से उसको जो है उत्प्रेरित किया जा सकता है इससे। सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। क्या उत्प्रेरित करने के लिए किया जाता है? तो सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रटने की बात नहीं की जाएगी, ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। दंडात्मक उपायों की बात नहीं की जा सकती है, और अंकों की बात यहाँ पे नहीं की जा सकती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है कि प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य होता है कि बच्चे को जो है सीखने के लिए जो है मोटिवेट किया जाए, प्रेरित किया जाए। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? प्रभावशाली विद्यालय का मतलब हो जाता है कि व्यक्ति सापेक्ष जो है अधिगम किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, और यही जो है प्रभावशाली विद्यालय की जो प्रथा है, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, इसमें जो है एक अनुकरणीय शिक्षा भी कहा जाता है इसको। अनुकरणीय शिक्षा का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन के थ्रू जो है लर्निंग करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है डेवलपमेंट से, विकास का शीर्ष पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास किस प्रकार आगे बढ़ता है। तो आप जान रहे हैं शीर्ष पदाभिमुख का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर हेड टू टो जो है डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जिसका मतलब हो जाता है कि सिर से पैर की ओर यहाँ पर बच्चे का विकास होगा। पहले बच्चा सिर संभालना सीखेगा, उसके बाद उसके पैर जो है ऊपर से नीचे की ओर इसमें विकास आता है, फिर जो है लास्ट में उसके पैरों का विकास होता है। इस तरह से ऊपर से नीचे या फिर हेड टू टो का जो है ये कॉन्सेप्ट होता है डेवलपमेंट का, जिसको सेफेलोकॉर्डल जो है डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा होता है। तो भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो काल माना जाता है वो प्रारंभिक बचपन माना जाता है, जिसमें बच्चे की एज 2 to 6 ईयर की होती है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा संवेदनशील काल होता है भाषा विकास के लिए। डी ऑप्शन इसमें से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नृत्य प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए भेजते हैं तथा सप्तांत में उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत संभव है कि उसे उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। आनुवंशिकता तथा पर्यावरण का जो है गुणनफल होगा ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं। गौड़वाहक का मतलब हो जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन है ये बच्चे का। तो सेकेंडरी सोर्स यहाँ पे कौन से होंगे, परिवार को छोड़कर और जो होते हैं यहाँ पर परिवार या आस पड़ोस को छोड़कर बाकी सारे जो है यहाँ पे गौड़ साधन होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सोर्सेज होंगे। तो इसमें से परिवार वाले ऑप्शंस को हटा दीजिए, बचा बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। विद्यालय तथा पास पड़ोस, तो प्राइमरी जो है सोशलाइजेशन बच्चे का होता है परिवार में रहकर, उसकी फैमिली में रहकर, और जो सेकेंडरी सोशलाइजेशन बच्चे का होता है वो उसके विद्यालय से होता है, उसके आस पड़ोस से होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लेव वागोत्स्की से आता है। लेव वागोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मूल कारण बताया है। मूल कारण उन्होंने किसको बताया है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया से बताया है। यहाँ पे जब सोशल इंटरेक्शन बच्चे करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, उससे जो है उनके संज्ञान का विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है बच्चे का। यहाँ पे बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता है। लेव वागोत्स्की ने सोशो कल्चर थ्योरी दी थी और उन्होंने बताया कि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो सामाजिक कारकों से होता है और भाषा के द्वारा होता है। तो लेव वागोत्स्की ने कल्चर को, समाज को और भाषा को इम्पोर्टेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कोहलरबर्ग से आ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर उत्तर बच्चे के द्वारा दिया गया है कि यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गौरव करेंगे, इसीलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो कौन सा जो है ये चरण होता है कोहलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में से। तो यहाँ पर दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन है, या फिर बी ऑप्शन है सामाजिक संकुचन अनुकूलन, या फिर अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। तो यहाँ पर अच्छी लड़की अच्छा लड़का जो है अनुकूलन है, गुड बॉय वर्सेस गुड गर्ल ओरिएंटेशन है ये, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि अगर तुम अच्छा बिहेव करोगी तो तुम्हारे माता पिता जो है इसमें गौरव फील करेंगे यहाँ पर कि तुम ईमानदार हो। तो यहाँ पर गुड बॉय वर्सेस गुड गर्ल का जो है कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, जिसमें सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, और ये जो स्टेज आती है वो जो है यहाँ पे कन्वेंशनल लेवल पे आती है, कन्वेंशनल लेवल यानी कि सेकंड लेवल पे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन प्याजे से यहाँ पे आ जाता है। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो जीन प्याजे ने जो है सबसे ज़्यादा ये बताया है कि बच्चा अपने इन्वायरमेंट में रहकर ही जो है सीखता है, उसका इन्वायरमेंट जो है उसके लिए
संज्ञानात्मक विकास करता है। तो यहाँ पे शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि बच्चे के अधिगम के लिए जो है उसका पर्यावरण आवश्यक होता है। जीन प्याजे ने ऐसा बताया है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन तथा नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन का परिणाम रूप में घटित होता है। इन दोनों संक्रियाओं को जाना जाता है। तो पहले इसमें बताया गया है कि वर्तमान जानकारी के अनुकूल बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन किया जाता है। तो संशोधन का मतलब हो जाता है यहाँ पर कि समावेशन किया जा रहा है पहले तो, और उसके बाद समायोजन किया जा रहा है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अकोमोडेशन एंड एसिमुलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो जीन प्याजे के द्वारा दिया गया है यहाँ पे, जिसमें जीन प्याजे ने बताया है कि नवीन जानकारी में संशोधन जब हम करते हैं तो ये समायोजन होता है, और जब हम नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन करते हैं तो उसको समावेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, किसी प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसा वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को जो है प्रोत्साहित करेगी। तो लर्निंग बाय डूइंग का ये कॉन्सेप्ट होता है जो कि जॉन डीवी के द्वारा दिया गया है। इसमें बच्चा जो है खुद करके जब सीखता है, ये ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हॉवर्ड गार्डनर से किया गया है। यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत इन्होंने दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियों का विकास किया जा सके। बी ऑप्शन है यहाँ पर कि बुद्धि के को केवल आईक्यू यानी कि आईक्यू परीक्षा में ही निर्धारित किया जा सकता है। या सी ऑप्शन है यहाँ पर कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु का वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा जो है प्रदान करे। या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर कि क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। तो सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है हॉवर्ड गार्डनर के लिए, जिसमें बताया गया है कि शिक्षक को चाहिए कि वो जो है विषय वस्तु का एक वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधि को एक रूप रेखा जो है पहले से तैयार करे। तो पहले से जो है रूपरेखा बना लेनी चाहिए और एक वैकल्पिक विधि के द्वारा पढ़ाया जाना चाहिए। सी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है, कोई 5 साल की लड़की है, एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है और लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीन प्याजे और लेवागॉत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति से करेंगे। या फिर बी ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि जीन प्याजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं, और लेवागॉत्स्की ने इसे जो है निजी बोली का नाम दिया है, जिसमें बच्चा जो है अपनी क्रियाओं को नियमित करने का प्रयास करता है। तो बी ऑप्शन इसमें से करेक्ट हो जाएगा कि जब बच्चे खुद से बात करते हैं तो उसको जो है जीन प्याजे के द्वारा अहम केंद्रित भाषा कही गई है, जिसको ईगोसेंट्रिज्म कहते हैं, और वाइगॉत्स्की के द्वारा जो है इसको इनर स्पीच कहा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे और लास्ट क्वेश्चन ये हो जाता है हमारा, लिंग क्या है, जेंडर क्या हो जाता है। तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना होती है, जबकि सेक्स जो है ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर जेंडर की बात की गई है, लिंग की, तो ये सामाजिक संरचना होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। इस तरह से आपके 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं CTP के। थैंक यू एवरीवन।